अरे राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं भाई, है ना, काफ़ी कम जुड़े हैं, है ना, लगभग 40 के आसपास है। लास्ट जो फर्स्ट सेशन था उसमें 60 प्लस से भी ज़्यादा बच्चे मेरे ख्याल से जुड़े थे। चलो कोई इशू नहीं है इसका आपको, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग भी तो मिलेगी। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को भाई, अनमोल, बिंदु, प्रियंका, इंदुबाला, रजनी, वैशाली, सभी को गुड इवनिंग। और इसके अलावा जितने भी और एस्पिरेंट्स भाई इस क्लास में जुड़े हैं, सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और जिन बच्चों ने पहली क्लास जो फुल रोड मैप था, जिसमें हर चीज़ डिस्कस की गई थी ग्रुप की, कि हम पढ़ेंगे क्या इस कोर्स में, होगा क्या आगे आने वाले 4 से 5 महीनों में, टाइमिंग क्या रहेगी इस महीने और नेक्स्ट महीने क्या टाइमिंग रहेगी, हमारी क्लासेस की लेंथ कितनी होगी, मतलब सारी डिटेल मैंने अपनी पहले वाली क्लास में आपको बता दी है। आज से हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग शालिनी, कल्पना, विशाल, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलो भाई, अब बिना वक्त गवाए भाई अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो शुरुआत करेंगे बच्चों, हम शुरुआत करेंगे अलजबरा से। किससे शुरुआत होगी? अलजबरा से। अब देखो भी, अलजबरा से क्यों शुरुआत की? मैंने ना पहली क्लास में आपको क्या कहा था, 7 बुक्स ऐसी हैं, यानी 7 ऐसे बड़े टॉपिक हैं जहां से पूरा पेपर आता है भाई, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू के 70 दिन, 70 डेज, यानी कि शुरू के 2.5 महीना हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम छुटपुट टॉपिक करेंगे जो कम इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 60 डेज, यानी जो शुरू के 7 हफ्ते होंगे, शुरू के 7 हफ्ते या शुरू के 70 दिन आप मान के चलो, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वही बुक्स डिस्कस की जाएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करेंगे अलजबरा का, ये पूरा सिलेबस है आपका, लेकिन आज डिस्कस किया जाएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी अरेंजमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और आइलर 5 फंक्शन। आज की क्लास में ये हमारे सब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चे फटाफट यस टाइप कर दीजिएगा कि सारे रेडी हैं, कॉपी पेन ले लिया है आपने। जल्दी से मुझे बता दो, जो बच्चे नए आज आए हैं भाई, नीचे आपके ना 3 डॉट के पास मैसेज का ऑप्शन होगा, फटाफट यस कर दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत सही भाई, ठीक है। मैसेज आ गया, इट मीन्स ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ऑल ओके। चलो बहुत अच्छे। अलका, अंजलि, शिल्पा, है ना, कल्पना, दीक्षा, युधिष्ठिर, सीवी, सीवी पठानिया, चलो बहुत अच्छे। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी बच्चों रिवीजन करने के लिए। और इस क्लास को एंड तक मत छोड़िएगा, पहली क्लास है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा घर को पढ़ने को भी दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम शुरुआत करते हैं किससे? सबसे पहला टॉपिक बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं स्क्रीन के ऊपर भी परमुटेशन के वो रख देता हूं भाई, जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हो। लेकिन बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर जाने से पहले ना, मैं आपको ना थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं +1 +2 वाला कॉन्सेप्ट। देखो, दो चीजें हमारे पास थी, एक होता है परमुटेशन और एक होता है बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशन। ये दो चीजें हैं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है क्वेश्चन ना बने, लेकिन हमें पढ़ना है। परमुटेशन कहाँ पे लगता है? परमुटेशन का मतलब बच्चों लेमन भाषा में अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन का लेमन भाषा में मतलब अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन का लेमन भाषा में मतलब सिलेक्शन होता है। ये लेमन का मतलब क्या है बच्चों? लेमन का मतलब है कि आप कैसे पहचानोगे पेपर में कि कहाँ पे एनपीआर लगाना है, कहाँ पे एनसीआर लगाना है। ये है आपका एनपीआर और ये है आपका एनसीआर। कैसे पहचाना जाता है एग्जाम में कि एनपीआर कहाँ लगेगा, एनसीआर कहाँ लगेगा? पहली क्लास से शुरुआत हो जाएगी आपके कि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि दिस कोर्स इज ऑल अबाउट हाउ टू क्लियर दैट एग्जाम।
यहाँ पे आपको मैं एमएससी का पेपर पास नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं बीएससी का पेपर पास नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे टारगेट है कि कम्पिटिटिव एग्जाम कैसे सॉल्व होगा। तो आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होता है, आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन पहचानो कैसे? पहचाना जाता है अरेंजमेंट से। अगर आपको बोला जाए कि भाई ने 6 कुर्सियों को इस तरीके से अरेंज करो, यानी 6 कुर्सियों के ऊपर इन 5 बच्चों को बिठाना है, तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? तो वो होती है अरेंजमेंट। समझे आप मेरी बात? मान लो आपके घर में फंक्शन चला है, क्या कहते हो आप जब फंक्शन घर में खिलाते हो? क्या कहते हो? घेड़, कि भाई चलो बिठा दो सभी बच्चों को, सभी जितने भी हमारे बच्चे नहीं रिलेटिव्स आए सबको एक लाइन में बिठा दो। अब एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है कि 20 बच्चे हैं, कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? अगर वहां पे हमारे पास सिर्फ 16 चेयर्स हैं, तो वो क्या होगी? आप बोलोगे कि इस तरीके से अरेंज कर दो, इस तरीके से अरेंज कर दो। यही तो कहते हो आप घर में भी कि हमें अरेंजमेंट करनी है। तो जहां पे भी आपको लगे कि अरेंज किया जाता है, वहां पे हमेशा परमुटेशन लगता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और कॉम्बिनेशन एनसीआर का फार्मूला कब लगता है? जब आपको बोला जाएगा कि 10 बच्चे हैं, 2 को मॉनिटर बनाओ। क्या उसको अरेंज किया जा सकता है? 10 बच्चों से 2 मॉनिटर बनाने, क्या उनको कभी अरेंज किया जा सकता है? नहीं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो 10C2 उतने तरीकों से मॉनिटर बनाया जा सकता है, उतने तरीकों से 2 बच्चे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी एक इलेक्शन में लोग खड़े हैं, आप वोट देते हो। आप समझे मेरी बात? किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, कैसे? आप क्या कर रहे हो? क्या आप अरेंज कर रहे हो उनको? नहीं, आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको। तो जब भी क्वेश्चन में आपको अब ये लगे कि सिलेक्शन हो रही है, तो एनसीआर लगाया जाता है। आपको लगे अरेंजमेंट हो रही है, एनपीआर लगाया जाता है। लगाया कैसे जाता है वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे कि ये नाम है एक, सभी आप इस नाम से बिल्कुल भलीभांति परिचित हैं। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। आपको बोला जाएगा इन लेटर का यूज कर कर इस वर्ड से हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं, विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग। मतलब कभी एन लिख दिया, कभी ऐसे आई एन लिख दिया, TESH, या कभी INETSH। मतलब वर्ड्स यही रहेंगे, लेकिन कितने और ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने तरीकों से इसको अरेंज किया जा सकता है, विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता लग गया कि अरेंज करना है, तो क्या लगेगा? परमुटेशन लगेगा, यानी कि 6p6 जो होता है 6 फैक्टोरियल। फॉर्मूला इज NPR, जहां पे n कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। P R, R कितना है? कितने तरीकों से? 1 2 3 4 5 6, 6। NPN, दैट इज 6p6, दैट इज n फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि NPN n फैक्टोरियल होता है। ये आप मुझसे अच्छा जानते हैं, ये आप मुझसे भी अच्छा जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 6 फैक्टोरियल हुआ क्यों, 6 फैक्टोरियल हुआ क्यों यहाँ पे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब क्या करते हैं ओपन? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 6 इंटू 5 चौके 20, 3 60 2 120, यानी 12 6 के 72, 720 ऐसे वर्ड बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इन 6 वर्ड का यूज करके भाई, विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग। मेरा मेन मतलब आपको बताने का था कि अरेंजमेंट कैसे हो रही है। अब आप सुनो मेरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ। 2024 में भाई HPPSC ने इस सिलेबस के ऊपर पेपर लिया। 60% सिलेबस एक बुक से, यानी कि टोपोलॉजी से आया था। टोपोलॉजी से ही 60% सिलेबस आ गया था, बाकी 40% अदर जगह से आया था। और देखा क्या गया? ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, ये भी याद रखना। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन आए थे थ्योरेटिकल। क्वेश्चन आए थे कि उन्होंने ना आपसे फॉर्मूला, मतलब उन्होंने नॉलेज चेक कर लिया आपका। नॉलेज चेक करने का मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको बोलूं कितने तरीकों से रेंज किया जा सकता है, उन्होंने ये चेक किया आपका कि अच्छा आपको एनपीएन लगाना आता है। उन्होंने कैलकुलेशन नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि 6 फैक्टोरियल कितना होता है, उन्होंने वो चेक नहीं किया था उस पेपर में। तो ये थ्रू आउट द ध्यान रखना, ये पीजीटी लेवल का पेपर है, तो वो आपका नॉलेज चेक करेंगे, ना कि कैलकुलेशन चेक करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो एग्जामिनर को पता है कि ये बंदा कैलकुलेशन भी कर लेगा।
तो मेन फोकस अपना इनकी जगह रखना, इनकी जगह रखना कि एनपीएन क्यों हुआ, एनसीएन क्यों नहीं हुआ, एनसीआर क्यों नहीं हुआ, ये रखना थ्रू आउट द सिलेबस। अब जितने भी 4 महीना 5 महीना क्लास लूंगा, फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना, उनके रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना एज कंपेयर टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत कम आई थी 2024 के पीजीटी कमीशन में, मतलब न के बराबर आई थी। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया लग गया कि व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा थ्योरी में बता देता हूं जो पीडीएफ में आपको मिलेगा। मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया, मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब इसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूं भाई 4 लोग हैं, एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है, तो कैसे करोगे? तो 4CR, NCR, 4C2। और NCN कैसे खुलता है ये आपको अच्छे से पता है कि कैसे वो ओपन होता है। तो आओ भाई देखो क्या है आपकी थ्योरी में। देखो परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट बच्चों, जो मैंने आपको शुरू में बताया, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर मैटर, ऑर्डर मैटर करता है। फॉर्मूला एनपीआर का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, ये आप सभी बच्चों को आता है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा रिवीजन आपको देना है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, ताकि जब पीडीएफ से रिवाइज भी करोगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी ज़्यादा पूछी गई है पीजीटी के पेपर में। आगे चलो, रेपिटेशन जब अलाउ होती है, यहां पे बच्चे भूल जाते हैं भी ये रेपिटेशन का क्या फंडा है, स्टार लगा रहा हूं। यहां पे बच्चे भूलते हैं रेपिटेशन अलाउ मतलब, आओ देखो ध्यान से, मैंने जब ये किया NITESH, आपने तो सीधा कर दिया 6 फैक्टोरियल यानी कि 6P6। बहुत बच्चों ने ये किया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये कर देता तो बच्चों तो क्या होता, तो क्या आप ये करते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल? जी नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाता। यहां पे लगती है रिपीट परमुटेशन, ये बताना जरूरी है, एग्जाम में ऐसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट परमुटेशन से क्वेश्चन बनेगा। आपको आएगा कि इस वर्ड को अरेंज करो विद मीनिंग विदाउट मीनिंग, फुल कॉन्फिडेंस से 7 फैक्टोरियल आंसर करके आएंगे और बोलेंगे सर क्वेश्चन ठीक करके आए। जब आंसर की देखोगे क्वेश्चन का आंसर गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे लगेगी रिपीट परमुटेशन, मतलब 7 फैक्टोरियल तो होगा और जितने भी ये कॉमन है उतने से डिवाइड होगा, 1 2 2 फैक्टोरियल। समझे मेरी बात? अगर मान लो डबल एन होता, इन केस डबल एन होता, तो 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये हो जाता। समझ गए मेरी बात? अगर डबल एन होता। व्हाट डू मीन बाय रिपीट परमुटेशन, मतलब जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर मान लो 3 ट्रिपल H हो जाते हैं, तो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, मतलब आपको डिवाइड भी करना है इससे नीचे। तो ये आपका अब सही आंसर कहलाएगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे, कैलकुलेशन बताने में नहीं आया। अब देखो हर पेपर की अलग अप्रोच होती है, आप समझे मेरी बात? मुझे अब बताओ, रिपीट परमुटेशन तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन? शुरुआत में मैं थोड़ा कम ज़्यादा पूछूंगा, फिर आगे आगे धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा भाई। यस और नो कर देना, तब तक मैं रुका हूं। मैं जानता हूं भाई यस नो करने में थोड़ा सी दिक्कत आती है कि पहले चैट खोलो, है ना, दिक्कत आती है, आई नो। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बता दो मुझे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर सभी को। शुरू शुरू की क्लासेस में करूँगा वैसा, फिर बाद में मैं थोड़ा स्पीड से थोड़ा आगे चलूँगा कि जब मुझे ये लग जाएगा कि हाँ भाई अब आप यूज टू हो गए इस फॉर्मेट के साथ, क्योंकि सभी बच्चे नए हैं भाई। ठीक है, किसी के लिए फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो थोड़ा सा ना अडेप्ट करने में समय लगता है भाई। चलो बहुत अच्छे भाई, सभी को क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी सी ना रिपीट परमुटेशन, परमुटेशंस का ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अंकिता कह रहे हैं कि सर अगर, ठीक है एक सेकंड में डाउट भी ले लेता हूँ, ई और एच ए साथ हो तब कैसे करेंगे? चलो भाई अंकिता कह रही है इनका डाउट है, मैं कर लेता हूँ इसको क्लियर, बड़े ध्यान से देखना। देखो NITEES मैं ऐसे कर देता हूँ, आई होप इससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ई और एच ए साथ हो, देखो बड़े ध्यान से, इसके क्वेश्चन बनेगा कि कितने ऐसे अरेंजमेंट बनेंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल बटे डबल ये है 2 फैक्टोरियल, दो डबल ये है 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी अवर राइट आंसर। मतलब जो चीजें रिपीट होती है ना उनको नीचे लिखा जाता है, उनको नीचे लिखा जाता है। और एग्जामिनर जब वो क्वेश्चन देगा वो कभी परमुटेशन का आपको नहीं देगा, वो जानबूझ के रिपीट परमुटेशन का डालेगा। परमुटेशन का क्वेश्चन
9th 10th क्लास में भी आ जाता है और +1 क्लास में भी आ जाता है। आगे चलो भाई, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है कि जब आप एक गोले में बैठे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब गोले में बैठा जाता है आपको क्वेश्चन बनेगा। देखो आपने ना घर में फंक्शन लगा था, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अपने जितने भी आए हैं रिलेटिव उनको एक लाइन में बिठाओ, उनको एक लाइन में बिठाओ। ये था, मान लो 10 सीट है और 10 ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं, आपके घर में फंक्शन लगा है, आपके घर में फंक्शन लगा है, आपको इनको ना धाम खिलानी है और एक ही लाइन लगानी है। तो सीधी लाइन में जब अरेंज करोगे तो कैसे करोगे भाई, 10 सीट हैं और 10 ही लोग हैं, यानी कि 10 फैक्टोरियल से आप इनको बिठा सकते हो। लेकिन अब आपने ना साइड में टेबल भी लगाया है और वो गोल वाला टेबल लगाया है। अब आपसे पूछा जाए कि उस गोल टेबल पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। 10 पोजीशन है, लेकिन गोल टेबल पे हमेशा n-1 फैक्टोरियल के तरीकों से बिठाया जा सकता है, यानी कि इसमें बिठाने के लिए n-1 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 10-1 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 9 फैक्टोरियल तरीके होंगे। ये याद रखना आपने, ये याद रखना, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? आगे चलो, जो और इंपॉर्टेंट है, नेकलेस। नेकलेस का मतलब है विमाला, जैसे ये है, बीड्स लगे होते हैं जिसमें, बीड्स लगे होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी जगह से क्वेश्चन बनता है भाई। नेकलेस की परमुटेशन हमेशा क्या होती है, तो याद रखना n-1 फैक्टोरियल बच्चों बटे का 2 करना। क्यों? क्योंकि नेकलेस बिल्कुल सेम टू सेम होता है, इसलिए उसके आधी ही परमुटेशन मानी जाती है। बाकी जब यहां से यहां तक इनको अरेंज कर लेंगे, ये वाली बिल्कुल सेम चलती है, बिल्कुल सेम चलती है, इसको इसको बटा 2 करते हैं, इसलिए इसको बटा 2 करते हैं। और बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सीधे 3 फॉर्मूला याद करो भाई। कैसे निकलता है अरेंजमेंट, NPR, दूसरा सर्कुलर परमुटेशन n-1, और तीसरा अगर स्पेसिफिक वहां पे लिखा जाए माला, माला मतलब नेकलेस भाई, ठीक है, तो वो बटा 2 हो जाती है। क्यों? ये याद रखना, आधा बिल्कुल सेम होता है, ये बिल्कुल डिटो सेम होती है माला, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल बटे 2, यानी कि जो अपने परमुटेशन निकाली थी सर्कुलर, उसको बटा 2 कर दो, बस। ये था परमुटेशन का मेजर हिस्सा, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। फिर से बता देता हूं, रिपीट परमुटेशन से बन सकता है, ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन से बन सकता है, नेकलेस से बन सकता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। इतना आसान नहीं देंगे अभी पीजीटी के लिए, हाँ दे भी सकते हैं, लेकिन वो सभी बच्चे फिर कर लेते हैं, तो वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। परमुटेशन है कि हमारी रिपीट परमुटेशन है कि हमारी सर्कुलर परमुटेशन है, कि सर्कुलर परमुटेशन में नेकलेस लिखा गया है। और कई बार अगर वर्ड टिपिकल करें तो ये गारलैंड्स, इसको भी याद रखना, नेकलेस का ही दूसरा नाम है। चलो भाई, नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। मैंने कहा ना, व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि जब भी सिलेक्ट करना पड़े तो व्हाट इज द फॉर्मूला, NCR, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, पता है। हाँ, कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं भाई जो आपको पता करने हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको पता करने हैं, ठीक है। अरे भाई सब ना यहाँ पे ध्यान दे लो। रेपिटेशन लोड में सर जी n⁻r फॉर्मूला प्रयोग करके बता देना आप। रेपिटेशन में जो मैंने बताया वो सबसे आसान फार्मूला है, फार्मूला और बताऊंगा ज़्यादा टफ लगेगा आपको। ये रहा था फार्मूला, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। क्यों फार्मूला में पढ़ना, जब मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जितने रिपीट हैं उनको बटा 2 करो, मतलब उतना बटा फैक्टोरियल करो। और यहाँ पे ध्यान दे दो, जब मैं पूछूंगा आपसे तब फिर आप देखना इसको, ठीक है। आओ आगे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे आ जाओ, नोट्स की, हाँ जी भाई, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ऐसी चीजें मैं पहले ही बता चुका था आपको, ताकि बीच में बार बार मैं ना कहूँ। ये सारी पीडीएफ आप ही के लिए बनाई गई है। आ जाओ अब सारे की प्रॉपर्टीज, और क्या याद रखना है, NCR हमेशा NC n-r के बराबर होता है, याद होना चाहिए। NCX इज इक्वल टू NCY किसके बराबर, n बराबर होगा x प्लस वाई के। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा।
पास्कल रूल नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन होता है एन प्लस वन सी आर के बराबर। और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला सम ऑफ कॉफिशेंट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 की n किसके बराबर होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू सो ऑन एन सी एन, ऐसी सीरीज गिवन होगी कई बार, तो वो बनता है 2 की पावर n के। यहीं पे इस फॉर्मूला को और आगे लेकर जाऊंगा, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री सो ऑन एन सी एन, ये होगा 2 की पावर n माइनस वन के बराबर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। माइनस वन कहाँ से आया, ये आया। व्हाट डू मीन बाय एन सी जीरो, द वैल्यू ऑफ एन सी जीरो इज, द वैल्यू ऑफ एन सी जीरो इज, इट इज 2 की पावर n माइनस वन। भाई आप समझे मेरी बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू सो ऑन एन सी एन। इज दैट क्लियर। और व्हाट इज एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री सो ऑन एन सी एन, ये होगा 2 की पावर n माइनस वन के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर n माइनस वन। माइनस वन कहां से आया, ये आया भाई एन सी जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी जीरो, इट इज वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी एन, इट इज वन। व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल, इट इज वन। व्हाट इज एक फैक्टोरियल, इट इज वन। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज एन पी एन, ये एन फैक्टोरियल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक एन पी एन एन फैक्टोरियल है और एक एन सी एन वन है, एन सी जीरो वन है, एन सी एन वन है, जीरो फैक्टोरियल वन है, एक फैक्टोरियल एक है। इनका थोड़ा खास ख्याल रखना। तो ये था आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपको देखना है। अब इसके थोड़े से भाई एमसीक्यूज देख लेते हैं, ताकि ना थोड़ी सी और प्रैक्टिस बन जाए। ये फॉर्मूला तभी याद रहते हैं जब इनकी आपने प्रैक्टिस की हो। आओ तो भाई देखते हैं प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, डी अरेंजमेंट। आपने सिलेबस में देखा होगा कि डी अरेंजमेंट वहां पे एक नाम आया था। व्हाट डू मीन बाय डी अरेंजमेंट। बच्चों आपने ना हमेशा ऐसा किया होगा कि भाई 4 चेयर्स हैं, 4 लोगों को बिठाना है, तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। ठीक है, एन पी एन, 4p4, 4 फैक्टोरियल तरीकों से बिठाया जा सकता है। आप ऐसा करोगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना। डी अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। ठीक है, ये एक चिट्ठी, ये दूसरी चिट्ठी, ये तीसरी चिट्ठी, ये चौथी चिट्ठी, मतलब ये एनवॉल्प है, E1, E2, E3, E4। और ये बॉक्स है B1, B2, B3, B4। सुनना मेरी बात ध्यान से। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। मान लो E1 बिलोंग करता है बॉक्स 1 को, E2 बिलोंग करता है बॉक्स 2 को, 3 को और 4 को। इस तरीके से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये अपने सही बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, ये अपने सही बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, E1 का बॉक्स B1, E2 का बॉक्स B2, E3 का बॉक्स B3, E4 का B4। डी अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि E1 B1 में नहीं जाना चाहिए, E2 B2 में नहीं जाना, मतलब यहाँ वहाँ जाने चाहिए उनके अपने बॉक्स के अलावा, यहाँ वहाँ जाने चाहिए उनके अपने बॉक्स के अलावा। एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप में भी बहुत अच्छे से समझोगे। फॉर एग्जांपल 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये 4 लड़के, इन 4 लड़कियां इनकी गर्लफ्रेंड हैं, और इन 4 जो लड़कियां हैं, ये 4 लड़के इनके बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, अब जब बात आई शादी की, तो किसी की भी अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं हुई, सबकी एक दूसरे के साथ हुई। तो ये कहला गई डी अरेंजमेंट। ये हो गया डी अरेंजमेंट। तो वो कितने तरीकों से हो सकती है, ये है उसका फॉर्मूला, ये है उसका फार्मूला। व्हाट इज दैट फार्मूला, डी एन। देखो, एन फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। देखो डी एन, एन फैक्टोरियल
1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस का है 1/4, फिर माइनस का होगा, फिर प्लस का होगा। ये है फॉर्मूला। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं B1 B2 B3 B4 कि हमारे पास 4 एनवॉल्व हैं, 4 उनके बॉक्स हैं, तो कितने तरीकों से इनकी डी अरेंजमेंट होगी, मतलब ये अपने बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, तो वो होगी D4, वो होगी D4। 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल जमा 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, यहां तक आपको सॉल्व करना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं D5 तक, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिखी है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है। D1 कितना, 0। D2 कितना, 1। D3 कितना, 2। D4 कितना, 9। और D5 कितना, 44। आप देखना जब हम एमसीक्यूज भी करेंगे डायरेक्ट वैल्यू आपके काम आएगी, अदरवाइज आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। अगर दो एनवॉल्व और दो बॉक्स में जाना है तो उनकी अगर डी अरेंजमेंट की जाए तो वो D2 1 कहलाएगी, D3 3 होंगे तो वो 2 कहलाएगी, D4 4 होंगे वो 9 कहलाएगी, और D5 होगा, यानी कि 5 इन्वॉल्व हैं, 5 बॉक्स में जाना है, तो उनकी टोटल डी अरेंजमेंट बताओ, तो D5 निकालोगे, 5 फैक्टोरियल और 5 वैल्यू तक जाना है। अदरवाइज डायरेक्ट आंसर भी याद रखो 44, डायरेक्ट आंसर भी याद रखो 44 भाई। समझे मेरी बात यहां तक? डी अरेंजमेंट क्या हुआ बताओ फटाफट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यस और नो करना, जल्दी से बता दो। यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, डी अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन सकता है भाई। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हो गई, और ये जो वैल्यू मैंने आपको याद करने को दी, ये यहां तक ठीक है? भावना, इंदु, नेहा, यस ठीक है, नीरज, अलका, बबीता, ठीक है। मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ, बबीता एक बार मैं करता हूँ रिपीट, अनमोल कह रहे हैं एक बार बता दो, किरण, अंजलि, संगीता, ठीक है। देखो डी अरेंजमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वो वाला एग्जाम्पल, 4 लड़के 4 लड़कियां, सभी एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब एक एक ही होंगे ना, लेकिन जब बात शादी करने की आई तो सबकी एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ शादी हुई, अपने अपने के साथ नहीं हुई। समझ गए मेरी बात? वो होती है डी अरेंजमेंट। उसका फार्मूला है निकालने का कि कितने तरीकों से सबकी अलग अलग के साथ हो सकती है, ये वाला फार्मूला, डी एन, एन फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल जमा 1/4, ये फार्मूला है एन का। फिर भी मैंने आपको 5 बोले याद करने को, D1 0, D2 1, D3 2, D4 9, D5 44, 5 तक आपने डायरेक्ट याद रखना, और आप देखना जब क्वेश्चन आएगा इन्हीं 5 में से दिखेगा आपको, इन्हीं 5 में से दिखेगा। चलो आगे, डायगोनल पूछे तो n इंटू एन माइनस 3/2। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना बड़े ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से। When distributing n identical object into r distinct group, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, सच दैट ईच ग्रुप रिसीव एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ईच ग्रुप रिसीव एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी मिल जाए। क्या हुआ, जब n ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि r में कम से कम एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो आए ही आए, चाहे एक से ज्यादा भी आ जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ये होते हैं, n-1 c r-1, ये याद रखना। इसका नाम वैसे बार एंड स्टार एंड बार फॉर्मूला है, लेकिन नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने एग्जाम में क्वेश्चन पहचानना है। क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरीके से आएगा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हमें r डिस्टिंक्ट ग्रुप में डालना है, तो क्या पॉसिबल वे होगा कि कम से कम हर एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट तो जाना ही चाहिए, तो आपका आंसर होगा ये n-1 c r-1। इसको अभी आगे सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। मेन बात है फॉर्मूला याद रखना, मेन बात है उसकी जनरल चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं।
चलो भाई आगे आओ, देखो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन लेटर ऑफ द वर्ड जज, JUDGE, can be arranged such that the vowels always come together? क्या है भाई? जज है, JUDGE। हमें बोला है कि कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है कि सच दैट वाउल्स ऑलवेज कम टुगेदर, कि जो वाउल्स वर्ड्स हैं या वोवल, आप वट एवर द प्रोनाउंसिएशन, वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन ए भी आ रहा है, ऑप्शन डी भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। आओ भाई मैं बताता हूँ क्या है। आ जाओ, बड़े ध्यान से देखो। अब सभी सभी का ध्यान यहाँ पे चाहूंगा। सभी का ध्यान, बड़े ध्यान से देखो। अगर आपको सीधा बोला होता कि भाई कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो 1 2 3 4 5, आप बोलते 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौके 20, 3 60, 2 120। तो आप ये बोलते, कहते आप ये। ठीक है, कब? जब जज को भी अरेंज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगी, बड़े ध्यान से देखना। अरेंज सच दैट द वाउल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वाउल्स कौन कौन से हैं? A E I O U, ये हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। ये हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। इस तरीकों से अरेंज किया जाएगा। आओ देखते हैं। JDG, U और E का मैंने एक पेयर बना दिया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ये हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। ये यहाँ हो सकता है, ये इस पोजीशन पे हो सकता है, ये इस पोजीशन पे हो सकता है, ये इस पोजीशन, मतलब वट एवर द इसकी पोजीशन। ठीक है, इन इन पोजीशन के बीच में हो सकता है, लेकिन ये दो हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। और आपस में भी ये दो अरेंज होंगे। UE हो सकता है, EU हो सकता है। इस तरीके से भी तो हो सकता है। इस तरीके से भी तो हो सकता है। अब सुनो ध्यान से भाई, ये अब देखो ध्यान से, है ना। 1 2 3 4, इस पूरे बॉक्स को एक कंसीडर करूंगा। अब इस पूरे बॉक्स को एक कंसीडर करूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला ये इकट्ठे होने चाहिए। तो इस पूरे को मैंने एक माना, तो कितना बना ये? 1 2 3 और 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल वे से इसे अरेंज किया जा सकता है। लेकिन ये दो भी हैं, आपस में ये कितने तरीकों से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कितना हुआ? 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 4 3 12, 2 24, गुना 2। इट इज 48 वेज भाई। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन एस्पायरेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए किया था, वो हमारा सही आंसर कहलाया। कंडीशन देखो बच्चों, कंडीशन क्या थी? ये थी कंडीशन हमारे पास कि सच दैट द वाउल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब देखो, वाउल्स को इकट्ठे कर दिया, लेकिन ये आपस में भी अरेंज हुए 2 फैक्टोरियल वे से, और इनको जब इकट्ठे किया तो एक यूनिट माना। तो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आपस में कितनी अरेंजमेंट थी? इनटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 48। यस और नो, फटाफट भाई जल्दी बताओ। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? बोलो। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तो हम आसान ये काम कर रहे हैं, अभी तो आगे बहुत टफ काम होगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर पहली हमें समझ नहीं आ रहा। कम से कम उस क्लास की फिर रिकॉर्डिंग कम से कम 2 3 बार देखना, फिर अपने को एनालाइज करना कि अब समझ आ रहा है कि नहीं। अभी तो ये आसान आसान काम, अभी आगे बहुत टफ काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। तो क्लास अटेंड करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग देखना 3 3 4 4 बार। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग देखना 3 4 4 बार, तब आपको समझ आएगा। उसकी PDF देखना, तब आपके पल्ले पड़ेंगे फिर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स,
हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो, सुनना ध्यान से मेरी बात को। कॉन्सोनेंट 7 है और वोवल्स 4 हैं। इसके कितने वर्ड्स? 3 वर्ड्स का, और इससे 2 वर्ड्स का। यही नहीं था कि 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स का। ये हमने वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड ऐसे बन सकते हैं? सोचो समझो। जब 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं तो दैट इज अरेंजमेंट और दैट इज सिलेक्शन। 7 में से जब 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं तो दैट इज अरेंजमेंट और दैट इज सिलेक्शन। ऑब्वियस, दैट इज सिलेक्शन। 7 में से 3 छांटना दैट इज नॉट अरेंजमेंट, दैट इज सिलेक्शन। तो यहीं से आपने एक बात लगा ली कि यहाँ पे NPR नहीं होगा, NCR होगा, NCR होगा। तो देखो भाई, 7C3 और यहाँ पे 4C2, 4 में से 2 वोवल छांटे, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट छांटे। इनको सॉल्व करने जा रहा हूं। 7 गुना 6 गुना 5 बटे 3 गुना 2 गुना 1, और ये था 4 गुना 3 बटे 2 गुना 1। मैं अलग अलग कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। 3 2 जार 6, 35, 2 2 जार 4, 6। बड़े ध्यान से देखो, ये जो 3 वर्ड हमने 7 कॉन्सोनेंट से छांटे, ये हुए 7C3 और ये हुए 4C2। तो टोटल कितने हो गए? अब कर दो गुना। 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, 210 वर्ड अभी निकले। 210 वर्ड अभी निकले। लेकिन क्या काम यहां तक हो गया? नहीं। इन्होंने बोला था हाउ मैनी टोटल वर्ड। वर्ड कितने का बना? 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉल्स का, यानी 5 का बना। 5 लेटर का वो वर्ड बना हमारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लेता हूँ ABCD। अच्छा, एक सेकंड है ना, कॉन्सोनेंट लिखता हूँ CDF और AI। 3 कॉन्सोनेंट, 2 हमारे वोवल। तो ये बना 5 का वो वर्ड। इस 5 वाले वर्ड को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? इन्होंने टोटल पूछा हमसे। हमने वर्ड तो निकाल दिया कि 210 वर्ड निकले हमारे पास, ऐसे 210। लेकिन एक वर्ड में 5 है, जिसमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल हैं। कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 तरीकों से। ये तो एक वर्ड को अरेंज किया जा सकता था 120 तरीकों से। हमारे पास हैं 210 वर्ड। तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है 210 गुना 120, इट इज इक्वल टू 0 0, 12 एकम 12, 12 दो 24 और 1 25। 252 0 0 विल बी द राइट आंसर। है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। ये सोचना पड़ेगा। पहले तो हमने वर्ड निकाल दिए 210 वर्ड, लेकिन इन्होंने बोला कितने हो सकते हैं। एक वर्ड में 5 ऐसे लेटर हैं, तो एक वर्ड को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता था? 120 तरीके से। जब एक वर्ड को 120 तरीकों से अरेंज किया जा सकता था, तो हमारे पास है 210 वर्ड। तो टोटल कितने तरीके निकले? टोटल कितने तरीके निकले? 252 0 0 तरीके निकले टोटल भाई। इतने तरीके निकले। क्लियर? क्लियर? और रिशु कुमार कह रहे हैं कि इनको प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों किया? ये एक वर्ड था बच्चों। ये एक वर्ड हम बना रहे हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वाउल्स हैं। जब तक वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा गुना होती है। अगर अलग अलग कंडीशन होती कि कोई वर्ड 3 कॉन्सोनेंट का प्रॉपर एक वर्ड है और दूसरा वर्ड हमारा 2 वावल्स का है, तो वर्ड जब अलग अलग होते तब प्लस आता है बीच में। अदरवाइज जब एक की बात होती है कि उस एक वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट है 2 वोवल्स है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है बीच में। ये याद रखना। अगर वर्ड अलग हो जाते कि एक वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स हैं, दूसरे वर्ड में इतने कॉन्सोनेंट इतने वोवल्स हैं, उनके बीच में प्लस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है जब तक वो एक कंप्लीट ना हो जाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और ये आपको क्लियरिटी अच्छे से मिल गई कि 252 0 0 क्यों आया, इस 120 से भी गुना क्यों हुई। इस एक क्वेश्चन में परमुटेशन भी लगा, इस एक क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी लगा। तो ये आपको अब देखना है कि कहां पर किस तरीके से क्या पूछा गया है। चलो आगे।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल, पीएचपी भी इसको कहते हैं। बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अभी डेफिनेशन के ऊपर मत जाना, मेरी बात को सुन लेना। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि मान लो एन आइटम है, एम बॉक्स है। सुनना मेरी बात से, बड़े आसान सा प्रिंसिपल है पिजन होल प्रिंसिपल। कोई बहुत, ये नाम से हमें लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ी बात है, जी नहीं। कहने का मतलब पता क्या है? एन आइटम है, एम बॉक्स है। आप खुद बताओ, अगर एन ज्यादा होगा एम बॉक्स से, ये क्या है? बॉक्स है। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ भाई। आपके पास 10 गिफ्ट है, आपके पास 10 गिफ्ट है, गिफ्ट मतलब 10 पेन है, और यहाँ पे 9 बॉक्स है। क्योंकि मैंने देखो ये कंडीशन लगाई, एन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉक्स। तो इसका मतलब होता है कि किसी एक बॉक्स में एक से ज्यादा पेन जाएंगे। दिस इज नोन एज द पिजन होल प्रिंसिपल। मतलब अगर एन आइटम है, एम बॉक्स हमारे पास हैं, तो किसी एक बॉक्स में ये जो आइटम है ये एक से ज्यादा होगी। किसी एक बॉक्स में ये जो आइटम है ये एक से ज्यादा होगी। अंडरस्टूड सी बात है? यस और नो? अंडरस्टूड सी बात है ना ये वाली हमारी, कि if n item are put into m container and n is greater than m, then at least one container must contain more than one item। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर 50 बॉक्स हैं और 70 हमारे पास आइटम हैं, तो कोई ना कोई बॉक्स ऐसा होगा जो एक से ज्यादा आइटम लेगा। दिस इज नोन एज द पिजन होल प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे सर इसका एमसीक्यू क्या बनेगा एग्जाम में? वो हमारे काम का है, हमारे काम का पिजन होल प्रिंसिपल नहीं। हाँ, लेकिन डेफिनेशन एग्जामिनर पूछ सकता है पिजन होल प्रिंसिपल की कहता क्या है। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ वी हैव एन आइटम दैट वी कैन पुट इनटू एम कंटेनर एंड इफ एन इज ग्रेटर देन एम, देन वहां पे ऐसे कंटेनर होंगे जो एक से ज्यादा आइटम अपने अंदर लेंगे। ऑब्वियस ही बात है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस हिस्से से। सुनना इस बात को बड़े ध्यान से, ये है इंपॉर्टेंट, ये है आपके काम का। ये तो डेफिनेशन थी, काम खत्म। ये है काम का। मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड फॉर ए गारंटीड टारगेट, टू गारंटी दैट एटलीस्ट के आइटम, एटलीस्ट कम से कम के आइटम फेल इनटू द सेम कंटेनर आउट ऑफ एम कंटेनर। मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड एम इनटू के माइनस वन प्लस वन। ये है मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड। मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड, कि भाई कितनी आइटम मिनिमम चाहिए इन बॉक्स में जाने के लिए। फिर से समझो एक बार। टू गारंटी दैट एटलीस्ट के आइटम है फेल इनटू सेम कंटेनर आउट ऑफ एम कंटेनर। मतलब कितनी ऐसी आइटम्स हैं, के आइटम, जो एम कंटेनर में जानी है, लेकिन कहीं पे वो एक में ज्यादा जाएगी। अभी जो बात हुई ना कि कोई ना कोई एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें एक से ज्यादा आइटम होंगी, तो वही तो ये बोल रहा है कि वो मिनिमम आइटम कितनी होगी, तो वो होगी m इंटू के माइनस वन प्लस वन। ये फॉर्मूला याद रखना। इतनी आइटम किसी एक कंटेनर में जाएंगे भाई। अब इसका क्वेश्चन देख लो तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। फॉर्मूला आपने देख लिया, पिजन होल प्रिंसिपल आपने देख लिया। क्या है पिजन होल प्रिंसिपल? पिजन होल प्रिंसिपल यही बोलता है कि n कंटेनर है या m कंटेनर है, k आइटम है। ठीक है? क्या कह रहा है प्रिंसिपल कि m कंटेनर है, k आइटम है। अगर ये k आइटम m से ज्यादा है तो किसी ना किसी बॉक्स में एक से ज्यादा आइटम होंगे, किसी ना किसी बॉक्स में एक से ज्यादा आइटम होंगे। ठीक है? अब चलो आगे भाई। नेगेटिव हो गया, प्लस होगा। m इंटू के माइनस वन प्लस वन, ये रहा फार्मूला। m इंटू के माइनस वन प्लस वन, दिस इज अवर फार्मूला। मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड। क्वेश्चन देखो इसका बनता कैसे है, वहां से क्लैरिटी मिलेगी कि पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई कहां से होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर। सुनना बड़े ध्यान से, ये है क्वेश्चन। मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से भाई, देखना। व्हाट इज द मिनिमम, देखो भाई विजिबिलिटी मैंने फिर कह रहा हूं आपको, ये आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करती है। अगर बहुत कई बार किसी बच्चे की खराब हो जाए
तो वीडियो को छोड़ के दोबारा कनेक्ट किया करो। इन केस होता है ऐसा कई बार, अगर सिग्नल वीक हो जाता है आपका। अदरवाइज बड़े रेयर केस में गूगल मीट सबसे अच्छा होता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। फिर भी अगर किसी बच्चे की विजिबिलिटी में ये आती है तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, डिस्कनेक्ट करो कॉल, लिंक ओपन होता है फिर से ज्वाइन किया करो। आ जाओ। What is the minimum number of students needed in a class to guarantee that at least 4 of them were born in the same month? क्वेश्चन पहचानो। What is the minimum number of students needed in a class to guarantee that at least 4 of them were born in the same month? कि 4 तो बच्चे किसी एक मंथ में होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने चाहिए हमें क्लास में कि 4 बच्चे एक ही मंथ में पैदा हो। पहले तो उस क्वेश्चन को ना एक जनरल तरीके से करवाता हूँ, आपको समझना बड़े ध्यान से। बड़े प्यारे क्वेश्चन है पिजन होल प्रिंसिपल के। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू नीडेड इन ए क्लासरूम टू गारंटी कि कम से कम 4 बच्चे एक मंथ में चाहिए। 12 मंथ हमारे पास होते हैं। हर मंथ में अगर मैं 3 लूं तो टोटल कितने आ गए? 36 बच्चे आ गए। 12 मंथ होते हैं, हर मंथ में मैंने 3 बच्चे लिए जिनका जन्मदिन आता है, तो 36 बच्चे तो यही हो गए। ये क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसी गारंटी चाहिए कम से कम एटलीस्ट 4 ऑफ देम वर बोर्न इन सेम मंथ। अब जैसे ही एक बच्चा मैं एक्स्ट्रा लूंगा, +1 लूंगा, तो वो किसी ना किसी एक मंथ में जाएगा। आगे ना वही बात, किसी ना किसी एक बॉक्स में जाएगा। जैन में जा सकता है, फै में जा सकता है। ऑलरेडी 3 लिए थे उस मंथ में, तो जैसे ही एक बच्चा मैंने एक्स्ट्रा डाला तो किसी एक मंथ में 4 हो गए, किसी ना किसी एक मंथ में 4 हो गए। तो मिनिमम कितने बच्चे लगे हमें? 37 बच्चे हमें ऐसे लगे कि जिसमें हमारे पास ये कंडीशन निकली कि किसी एक मंथ में पक्का 4 बच्चे हैं। किसी एक मंथ में पक्का 4 बच्चे हैं जिनका जन्मदिन आता है। तो ये तो मैं जनरलाइज किया आपको क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला? ये था फॉर्मूला, मिनिमम 12। कितने बोले थे हमें? 4 चाहिए किसी एक मंथ में, -1 +1, तो 12 इंटू 3 +1, 12 के 12, 12 2 24, 12 3 36 जमा 1, इट इज 37। क्या दोनों केस में 37 था? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप समझे ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे, कब आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू गारंटी दैट एट लीस्ट 5 ऑफ देम शेयर द सेम बर्थ मंथ? कि कम से कम 5 बच्चे सेम बर्थ मंथ जो है शेयर करने चाहिए कम से कम। अब भाई 12 ही महीने हैं, 12 ही बॉक्स हैं, 5 बोला हमें कि वो सेम शेयर करने चाहिए एटलीस्ट कम से कम, -1 जमा 1, तो 12 गुना 4 जमा 1, 12 चौके 48 और 1 49। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था? हाँ भाई, ऐसा हमारे पास ऑप्शन था। तो यही तो हम बात कर रहे थे कि पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई होगा कहाँ पे। यही तो हम बात कर रहे थे कि पिजन होल प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। बस आपने पहचानिए, वर्डिंग पहचानिए कि जैसे एटलीस्ट लिखा जा रहा है, और इन्होंने मंथ की बात की। मैंने बॉक्स से समझाया कि एक बॉक्स में अगर इतनी आइटम आए तो कम से कम किसी बॉक्स में ज्यादा होंगी। तो इनको भी रिलेट करना सीखना है। वो कब आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे और इस चीज को बार बार आप पढ़ोगे। बाकी पिजन होल प्रिंसिपल ऐसा वैसा नाम सुन के ज्यादा घबराना नहीं है, काम आसान है। ये काम आसान है, हाँ ज़्यादा काम है इसलिए टफ लगता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा लेक्चर आपको टफ लग सकते हैं, आगे आने वाले और टफ लग सकते हैं। उनको जब तक 3-4 बार ना देखो तब तक वो टफ ही लगेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक पढ़ो इस क्वेश्चन को। देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 एड्रेस्ड इन्वॉल्व एनवेल्प, इन हाउ मेनी वे कैन ऑल द लेटर बी पुट इनटू द रॉन्ग एनवेल्प? 5 लेटर भाई, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, इसका बॉक्स है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सभी गलत जगह जाने चाहिए, सभी गलत जगह जाने चाहिए। तो क्या ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? D5 5 फैक्टोरियल इनटू प्रॉपर फार्मूला।
क्या मैंने आपको ये कहा कि फॉर्मूला याद करो? नहीं कहा। आप सीधा आंसर लिख सकते हो उसका, यस। किरण चौधरी ने आंसर लिख दिया है, भावना देवनी ने आंसर यस टाइप कर दिया कि हाँ भाई क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर भी 44 होगा। क्यों होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। या तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला याद करो, या तो मैंने कहा ना 1 से लेके 5 तक कर लेना याद, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का नहीं, ये डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था कि भाई गलत जगह जाने चाहिए सारे, और 1 से लेके 5 तक ये याद कर लेना। इससे बड़ा वो आपको देंगे भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है फॉर्मूला में। लेकिन फॉर्मूला जरूर देख लेना डी अरेंजमेंट का, क्या पता एग्जामिनर ने फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे। यहां तक सारी चीजें क्लियर बच्चों? यस और नो कर दो। यहां तक सारी चीजें क्लियर, बताओ। चलो बहुत बढ़िया। एक चंदन ठाकुर, प्रियंका, नेहा, चलो भाई बहुत अच्छे। आगे चलते हैं थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी था भाई। वो तो मतलब पता ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, और ये क्या है, ये डिवीजन है भाई हमारा। तो ये तो मैं नहीं बताने वाला आपको कि डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर क्या होता है। ये मैंने पीडीएफ में इसलिए डाल दिया ताकि जब आपने रिवीजन करना है तो आप कर लो भाई। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि डिवाइड कैसे होता है। 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 × 2 + 1, दैट प्लस इज ऑलवेज नोन एज द रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर ही बोलते हैं। और फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है, कोई भी नंबर इस जहान में, इस वर्ल्ड में, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर ओनली, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर ओनली। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एन P1 A P2 फिर P1 P2 P3 आर द प्राइम फैक्टर। कोई भी एग्जांपल ले लो, 12 12 ले लो, 4 × 3 तो 2 × 2 × 3, इट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 15 ले लो, 5 × 3 ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। दैट इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बताने वाली नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ पे डाली है। हाँ, बताने वाला क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होता है। जैसे मैं 12 लिख देता हूँ तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। हमसे अगर ये पूछ ले जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने हैं 12 के, तो फॉर्मूला इज दिस दिस 2 + 1, 1 + 1, ये है फॉर्मूला। A1 + 1 A2 + 1, ये है A1 ऊपर वाला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, तो आप अच्छे से समझोगे। तो कितना बना, 3 × 2 दैट इज 6। 6 डिवाइजर हैं इसके, 6। ठीक है, कितना आ गया देखो, 2 × 2 = 4 × 3 = 12, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो 2 + 1 × 1 + 1, 3 × 2 दैट इज 6 डिवीजर हैं भाई इसके। कितने हैं, 6 डिवीजर हैं, ये याद रखना। और ये है सम ऑफ द डिवीजर भाई, अगर डिवीजर का सम करना है तब इस फॉर्मूला में लगाओ। P1 इज द प्राइम फैक्टर 2, A1 + 1 कितनी पावर है, 2 + 1, फिर -1/P1 - 1 इंटू P2, वट इज P2, दूसरा भाई प्राइम फैक्टर हमारा 3 की पावर A2 + 1, 1 + 1। तो इन फार्मूला में आप डाल सकते हो। ये तो बहुत बेसिक है भाई, 7/8 का कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे ही डाला है मैंने पीडीएफ में, देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। A1 P1 क्या था उसमें, वो मैंने आपको बता दिया भाई। A1 इज दैट द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइम नंबर एंड P1 P2 आर द प्राइम फैक्टर। और व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी नंबर, कोई भी, हमेशा प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर का ही। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, फॉर्मूला की भी क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ द नंबर 360। 360 के बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजर होंगे। तो कुछ नहीं भाई, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल दो भाई। 2 से 18 2 36 जीरो, 2 से 9 2 18 जीरो, 2 से 45 2 90, 3 से 15 3 45, 5 3 15 5। तो क्या बने, 360 के 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1।
थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ना, कि चलो यहीं पे लिख देता हूँ। कितने बने? बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है। 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 की 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 3+1, 2+1, ये इनमें +1 करना है, 1+1, 4 × 3 × 2, 4×3 = 12, 2 = 24। आ चुका है आंसर। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो है टोटल नंबर पॉजिटिव डिवीजन। कितने डिवीजन है 360 के? 24 है, 24 डिवीजन है। क्लियर हुआ? चलो भाई आगे। अभी 24 भी देखो, मैं वो भी समझा देता हूँ। अभी हमने 12 का किया था, तो कौन कौन सा था? 1, 2, 4, 3, 6 और 12। 6 निकले थे ना हमारे, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वैसे 360 के 24 डिवाइजर है। चलो भाई, अब चलते हैं थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं भाई कॉन्ग्रुएंसी से। सुनना मेरे बात ध्यान से, कॉपी पेन छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ ध्यान लेकर आना सारे। कॉन्ग्रुएंसी सिलेबस में मेंशन भी है, और कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन बन भी सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है चीजें। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, पहले बड़े ध्यान से सुनना डेफिनेशन। इफ ए बी बिलोंग टू इंटीजर and m belong to integer, positive integer, and m is greater than 1, a is congruent to b modulo m if m divide their differences। इसका मतलब क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से, लेमन भाषा में मैं समझाता हूं। इफ a is congruent to b modulo m, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूं। a is congruent to b modulo m, इसका मतलब क्या होता है कि ये m डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। मींस m डिवाइड्स a माइनस b, ये याद रखना। m डिवाइड्स a माइनस b। a is congruent to b modulo m. What does that implies? That implies this m is divided to a minus b. Also, what does that mean? Also, what does that mean? कि जब m ने a को डिवाइड किया, दिस b इज हमारा क्या? रिमाइंडर। जब m ने a को डिवाइड किया, दिस b इज हमारा क्या? रिमाइंडर। सुनना ध्यान से मेरी बात को। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज लगती हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2 से गुना करूं तो इस रिमाइंडर को भी 2 से गुना हो जाता है। यहाँ पे इसकी पावर 2 करूं, इस रिमाइंडर की पावर भी 2 हो जाती है। ये सारी कंडीशंस हैं इस कॉन्ग्रुएंसी की। इसके साथ साथ आपको 2-3 चीज और पता होनी चाहिए, जैसे ये, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोडुलो m, देन a जमा नफी c इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस b प्लस माइनस d मोडुलो m। कंडीशंस देखो क्या क्या है। आगे देखो मल्टीप्लीकेशन, इफ दिस a मल्टीप्लाइड बाय c इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस b मल्टीप्लाइड बाय d मोडुलो m। आल्सो अगर a की पावर k कर दें तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोडुलो m। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इस ए के साथ जो भी छेड़खानी हम करेंगे, हम इस बी के साथ भी करना पड़ेगी। हम इस बी के साथ भी करना पड़ेगी। और ले मैंने भाषा में मैं आपको बताऊं कि ये लिखा क्या है मैंने। इसका मतलब है जैसे 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, मतलब दिस 7 डिवाइड इन दोनों का डिफरेंस। 2 2 4 2 8 मैंने से 7, दिस 7 डिवाइड 7, यस। दिस 7 डिवाइड 7, यस। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 7 से इस 2 की पावर 3 को डिवाइड करूं तो दिस इज हमारा क्या? रिमाइंडर। तो कॉन्ग्रुएंसी के जो 3 वर्ड है इनका ध्यान रखना। फिर मैं बोल रहा हूं, 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 का मतलब दिस 7 डिवाइड 2 की पावर 3 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। व्हाट डज दैट आल्सो इंप्लाइज? जब इस 7 से सिर्फ इस 2 की पावर 3 को डिवाइड किया तो दिस 1 इज अवर रिमाइंडर। ये पता होना चाहिए। अब तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ में जो भी छेड़खानी करूं, गुना ए कर दिया तो यहां इस रिमाइंडर के साथ भी गुना ए करना पड़ेगा। इस रिमाइंडर के साथ भी गुना ए करना पड़ेगा। ये है कॉन्ग्रुएंसी हमारी, ये हैं उसकी कंडीशंस। और कुछ कंडीशंस ये मैंने 2-3 यहां पर आपको बताई।
ये तो जस्ट थ्योरी है, क्वेश्चन तो अभी इसका आगे आएगा। ये तो कॉन्ग्रुएंसी का पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये एम ए माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है, और अगर ये एम ए को डिवाइड करता है देन दिस बी इज इट्स रिमाइंडर, देन बी इज इट्स रिमाइंडर, ये बी उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आगे चलना, जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 50 इज डिवाइड बाय 7। सुनना मेरी बात ध्यान से, इफ 2 रेज टू द पावर 50 इज डिवाइड बाय 7 देन व्हाट इज इट्स रिमाइंडर। अब यहाँ पे ना दो तीन तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दो तीन तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 के पावर 50, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। ये मैंने ठीक लिखा? हाँ बोलोगे जी सर 2 की पावर 3 माफी चाहूंगा, 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। व्हाट डज दैट इंप्लाइज कि दिस 7 व्हेन डिवाइडेड दिस इट लीव्स द रिमाइंडर 1, इट लीव्स द रिमाइंडर 1। वही कंडीशन हम पढ़ के आए। अब मैंने कहा हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 16, तो ये भी मॉडुलो 7 ही होगा, ये भी मॉडुलो 7 ही होगा। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, 16 3 48 तो हो गया, 2 की पावर 48 हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, गुना 2 की पावर 2 से गुना कर रहा हूं, तभी तो 2 की पावर 50 होगा। तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 4 मॉडुलो 7, 2 की पावर 2 मॉडुलो 7। व्हाट डज दैट इंप्लाइज, 2 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 modulo 7। What does that implies? When we divide this, it leaves a remainder 4. It leaves a remainder 4, that is our option number C भाई। चाहता तो इसको एक लाइन में कर सकता था, लेकिन हो सकता है आपके लिए कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी न्यू कॉन्सेप्ट हो, या मे बी बहुत पहले पढ़ा हो, तो इसलिए मैंने सारे स्टेप कर दिए, अदरवाइज ये एक स्टेप का काम था इसके बाद। तो 2 की पावर 50 इज 4 मॉडुलो 7। व्हाट डज दैट इज इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड 2 की पावर 50 माइनस 4, मतलब दिस 4 इज द रिमाइंडर व्हेन 7 डिवाइड 2 की पावर 50। ये उसका रिमाइंडर है बच्चों। क्या है ये उसका रिमाइंडर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 की पावर 50, 2 की पावर 100, 2 की पावर 150, 3 की पावर, मतलब किसी की भी पावर, तो वो आप कॉन्ग्रुएंसी के साथ बड़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर 2 की पावर 100 कर दूं मैं, तो करना आप इसको बाद में, अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप 100 के हिसाब से फिर पावर बनाओ। 2 की पावर 100 डिवाइड बाय 7, व्हाट इज इट्स रिमाइंडर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मेजर यूज पता कहां पे है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, सीआरटी में। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पता क्या कहती है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉडुलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉडुलो m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a के मॉडुलो m के, कि ऐसे हमारे पास बहुत सारी हैं जहां पे m1 m2 m के ये सारे को प्राइम हैं। M1 M2 M के ये सारे क्या हैं बच्चों, ये को प्राइम हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा मॉडुलो M का, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। हमने क्या देखा कि M1 M2 M3 M4 सो ऑन टू M के आर, सो ऑन टू M के आर द को प्राइम इंटीजर। और हमारे पास एक है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m1, दूसरी है x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉडुलो m2, सो ऑन x इज कॉन्ग्रुएंट टू a के मॉडुलो m के। तो हमसे पूछा जा सकता है यूनिक सॉल्यूशन मॉडुलो m क्या होगा, व्हाट इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलो m। कुछ नहीं करना है, m1 m2 m3 को सीधा गुना कर देना है, सीधा गुना कर देना है। अगर आपसे पर्टिकुलर एम आई पूछ लें कि जैसे ये M1 पूछ लिया, M2 पूछ लिया, तो फॉर्मूला होगा कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M, ये यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दैट मॉडुलो M बटे एम आई, वो छोटा एम आई हमारा। जैसे क्वेश्चन इसका करता हूं और क्लैरिटी आपको मिलेगी।
जैसे ये है सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस, हमसे पूछ ले इसका मॉडुलो एम बताओ। तो सबसे पहले देखो M1 3 5 7, M1 3, M2 5, M3 7। सबसे पहली कंडीशन ये तीनों को प्राइम चाहिए कि 3 5 7 आपस में को प्राइम है। हाँ भाई, व्हाट डू मीन बाय को प्राइम? सबका GCD 1, ग्रेटेस्ट कॉमन यानी HCF 1 होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिंपल भाषा में। तो ये कैपिटल M कितना होगा? M1 गुना M2 गुना M3, मॉडुलो M कितना होगा? यानी 3 गुना 5 गुना 7, तो कितना आया ये? 5 3 15 7 105, ये बना हमारा। अब इसमें अगर हमसे इस तरीके से पूछ लिया जाता कि MI निकालो, MI का मतलब है कि M3 निकालो, M3 निकालो, तो कैपिटल M बटे स्मॉल M3, यानी कि कैपिटल M कितना आया था? 105 बटे 3। ये अगर पर्टिकुलर पूछ लें फिर हमसे, ऐसे M5 पूछ सकते हैं, ऐसे M7 पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें कॉन्ग्रुएंसी की अपने ध्यान रखनी है। यहां तक चीजें क्लियर? यस और नो कर दो बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी तक क्लियर चीजें? देखो बीच बीच में ना मैं ऐसे MCQs करवाता रहूंगा, और जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस चैप्टर इस यूनिट का, पूरे अलजबरा का, तो फिर हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसे हम एक टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, दूसरा सब टॉपिक उसके क्वेश्चन। क्योंकि देखो भाई, अगर मैं सिर्फ सब टॉपिक ही आपको बताऊं ना, हाँ डिवाइड स्मॉल m से ही होगा बच्चों। ये देखो फार्मूला, स्मॉल एम आई, m बटे स्मॉल mi, ठीक है? जब आप PDF देखोगे ना दूसरी बारी, और चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है? हाँ, मैं क्या कह रहा था? मैं ये बोल रहा था कि जब तक हम इन थ्योरी के क्वेश्चन नहीं देखते ना, थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एग्जाम में MCQs ही आएगा। अगर मैं डायरेक्ट वे MCQs करवा दूं, दैट इज अ फार 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 बेटर देन दैट टू रीड द थ्योरी डायरेक्टली भाई। सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ने से अच्छा है उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड MCQs ही कर लो। अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ोगे, MCQs नहीं करोगे, तो थ्योरी पढ़ना मतलब आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर पता ही ना हो कि उसका रिमाइंडर कैसे निकलता है, उसका यूज केस कहाँ पे है, क्योंकि फॉर्मूला तो यूज केस पे आएगा। आपसे मीनिंग नहीं पूछेंगे कि A कॉन्ग्रुएंसी B मॉडुलो M का मतलब बताओ। समझे मेरी बात? तो MCQs के ऊपर फोकस रखना। टॉपिक तो हमें सिर्फ पढ़ना है, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी बोला है, फिर कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट था, आइलर फाई फंक्शन, हमें बोला है 572 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइलर टोसेंट फंक्शन 572। ये इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों 572, इसको बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। आइलर टोसेंट फंक्शन होता है ये जो टोसेंट मेथड है ना, शॉर्टकट के लिए मैं टेट में बच्चों को करवाता हूँ उसको, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा गया आइलर फाई फंक्शन निकालने को। 572 सुनना, दो केस बनते हैं। एक केस बनता है बच्चों अगर यहाँ पे प्राइम नंबर हो तो डायरेक्ट बन जाता है P-1, ये सीधा फॉर्मूला है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या पूछा होता है, ऐसे 511, तो आपका आंसर होता है 11 - 1, 10 विल बी द सही जवाब। आपसे पूछा होता 57, आपका आंसर होता 7 - 1, 6 विल बी द सही जवाब। ठीक है? कब? जब आपके पास प्राइम नंबर होता। अब दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा? सुनना बड़े ध्यान से। 72 को भाई कैसे लिखा जा सकता है? 72 के फैक्टर क्या होंगे? कितने 8 है 72? 9 गुना 8, 8 8 64, 9 8 72। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। आप चाहें तो लैडर मेथड का यूज करके इसको निकाल सकते हो, लैडर मेथड का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन सुनो अब ध्यान से, जब इस तरीके से हमसे आइलर फाई फंक्शन पूछा जा रहा हो, वो प्राइम नंबर ना हो, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले इसकी। अब 72 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/2, यानी कि जो प्राइम फैक्टर है 3 और 2,
उनको एक से माइनस करना है, फिर एक से बटा, जैसे 1 - 1/3, 1 - 1/2। अगर यहाँ पे इन केस मान लो 5 भी होता तो आप करते 1 - 1/5। समझ गए मेरी बात? कैसे निकालोगे? टोसेंट मेथड से आइलर फाइव फंक्शन हमारा ये निकला। तो 72 इंटू 2/3 इंटू 1/2। हाँ, 3 2 6, 12 6 72, तो 12 × 2 24 विल बी द सही जवाब। क्या है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल दूं 512 का, दे देता हूं भाई, क्लियरिटी मिलेगी। इज दिस प्राइम नंबर? नो। व्हाट इज इट्स फैक्टर? 2 की पावर 2 × 3, तो इसका क्या बना? ये बना 12 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। दैट इज 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 3 2 6, 6 2 12, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो पाई 12 कितना आया हमारा? 4 आया। याद रखना, ये है टोसेंट मेथड टू फाइंड द आइलर टोसेंट फंक्शन। किसका? 572 का 24। अगर डायरेक्ट प्राइम नंबर होता तो इट इज p-1। अगर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और इस तरीके से सॉल्व करो। 12 1 - 1/2 1 - 1/3। यहाँ तक चीजें सभी बच्चों को क्लियर? यस और नो में जितने भी बच्चे भी लाइव हैं, लगभग 40+ बच्चा लाइव है, सभी बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? बोलो, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीजें सभी बताओ। सभी मतलब सभी। सभी 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 का नहीं आया भाई। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके मैसेज का ऑप्शन है, वहां पे जाके रिप्लाई करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो अभी तो मैं ना थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा हूँ आपसे, आगे मैं थोड़ा कम करूँगा पूछना, है ना, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होगा। अभी तो शुरू शुरू का टाइम है, तो मैं भी चाहता हूँ कि यूज टू हो जाओ आप इस पूरे सेटअप से, कि कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ लें, मैसेज कर दें। ठीक है, चलो ये था हमारा काम। अब जैसे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं भाई, है ना, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। आओ भाई देखते हैं किस टाइप का एमसीक्यूज हमसे अभी जितना भी हमने पढ़ा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी, आइलर फाइव फंक्शन हमने पढ़ा, टोसेंट हमने पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने अर्थमेटिक की बेसिक थ्योरम हमने पढ़ी। उससे पहले 2 4 टॉपिक और पढ़े। टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ वे इन विच 5 identical ball can be distributed into 3 distinct box such that no box remain empty। कोई भी बॉक्स जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड हमने कोई फार्मूला पढ़ा था? याद करो, कुछ ऐसा मैंने फार्मूला करवाया था। मैंने कुछ बोला था n आइटम r बॉक्स में जाएंगी। याद आया कुछ? n-1 r-1 कुछ ऐसा करवाया था क्या? देखो डिटो सेम वैसी स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, ये पिजन होल से भी पहले वाला था। ये कंफ्यूज हुआ, ये पिजन होल से भी पहले वाला था। थोड़ा सा याद करो, ये पिजन होल से नीचे वाला था शायद, है ना। पहुंच गए, कई एस्पिरेंट्स तो पहुंच गए सही जगह पर। तो मेन मकसद मेरा वो है, वो स्टेटमेंट देखे क्वेश्चन पहचानना आने चाहिए। द नंबर ऑफ वे इन विच 5 आइडेंटिकल बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो 5 - 1 4 और 3 - 1 2, 4c2। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 3 × 2 × 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6 भाई। दैट इज 6 विल बी द राइट आंसर। ये पिजन होल प्रिंसिपल किसने लगाया भाई? प्रियंका का जवाब बिल्कुल सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। बताऊं मैं कहां पे था ये फॉर्मूला, या आपको याद आ गया? जल्दी बोलो, बताऊं या आपको याद आ गया? अभी हमने किया ये डिट्टो स्टेटमेंट थी, याद करो। ये वाला जहां पे मैंने आपको बताया था n-1 r-1, इसलिए तो मैंने कहा ना आपको कम से कम 2 3 बार देखना पड़ेगी चीजें।
फिर ये याद रहता है। मेन मकसद हमारा थ्योरी याद करना नहीं है, मेन मकसद हमारा उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रखना है और किस टाइप के क्वेश्चन में वो अप्लाई होगा वो याद रखना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन छूट गया? ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं भाई, आगे वाले को। अ पर्सन राइट 4 letter and address 4 envelope. Person write a 4 letter and address 4 envelope. If the letter are placed in envelope and random, what is the probability that exactly 1 letter goes into its correct envelope? क्या कह रहे हैं? 4 बॉक्स, 4 लेटर, ये बॉक्स हो गए, ये लेटर हो गए। ठीक है, समझ गए आप? ऊपर वाले मैंने बॉक्स बनाए, नीचे वाले लेटर हैं भाई। ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी घुसा दी इस क्वेश्चन में, दैट एग्जैक्टली 1 letter गोज इनटू इट्स करेक्ट एनवल्प, कि सिर्फ एक ही लेटर, मान लो सिर्फ एक ही लेटर अपने करेक्ट जगह जाना चाहिए, बाकी ये सारे यहाँ वहां जा रहे हैं, बाकी ये सारे यहाँ वहां जा रहे हैं। मतलब एक बात तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई बच्चों की, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगेगा। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी बात ये भी क्लियर होगी सर कि इन्होंने बोला कि एक तो जाना चाहिए एटलीस्ट एक सही जगह, और तीसरी बात इन्होंने ये भी बोला कि हमसे पूछी प्रोबेबिलिटी है, हमसे पूछी प्रोबेबिलिटी है। तीसरी बात हमसे पूछी इन्होंने प्रोबेबिलिटी है। पंकज जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड पिजन होल प्रिंसिपल। आप ना इसको कम से कम 2 बार जरूर देखना, आपको अपने आप फिर वो आइडिया लग जाएगा। अभी आप डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको पीछे वाली वो स्टेटमेंट ही याद नहीं रही थी, पीछे वाले क्वेश्चन की हूबहू स्टेटमेंट है वो उस वाले फार्मूला की। पिजन होल वो अलग फार्मूला था, देखना एक बार उनको अच्छे से, या तो अभी अगर एक और ऐसा एग्जांपल आता है तो मैं फिर से वहां पे बताता हूं, है ना। पहले आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। A person write 4 letter and address 4 envelope. If the letter are placed in the envelope and random, what is the probability that exactly 1 letter goes into its correct? 1 letter goes into its correct position. ये हमसे पूछा कि एक लेटर उसकी सही जगह तो जाना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो भाई, हमारे पास 4 बक्से हैं और 4 हमारे पास क्या है, एनवॉल्प है। 4 ही हमारे पास क्या है, एनवॉल्प है। तो सबसे पहले इनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है बताओ मुझे। अब हमें नहीं पता ना कि सिर्फ यही सही जगह जाएगा, ये भी तो जा सकता है, ये भी तो जा सकता है, ये भी तो जा सकता है सही जगह पर। 4 लेटर है हमारे पास, 4 ही बॉक्सेस हैं, तो इनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, या मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा? सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या 4 लेटर को 4 सही जगह डालने के लिए, मतलब अरेंजमेंट, सारी अरेंजमेंट मैं कह रहा हूँ, इट इज 4p4 ways। 4 जगहें हैं, 4 लेटर है, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर, कितने तरीकों से वो उस बॉक्स में जा सकता है? 4p4, दैट इज द 4 फैक्टोरियल, दैट इज द 24 ways। इतना तो क्लियर है, यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा हमारा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने अब बोला कि इन 4 लेटर में एक ऐसा लेटर है जो सही जगह जाना चाहिए, whether it is this, whether it is this, whether it is this, whether it is this। तो क्या इसको सही जगह पे डालने के लिए इन 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करूं, यानी कि 4? मतलब ये भी सही जगह जा सकता था एक तरीका, ये भी सही जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। मतलब किसी एक लेटर का सही जगह जाना कितने तरीकों से पॉसिबल है? 4 तरीकों से पॉसिबल था। ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है सही जगह पे, 4 तरीकों से। अब कोई एक चला गया, वो 4 तरीकों से जा सकता था सही जगह, अब रेस्ट 3 बच गए, वो हर कहीं जाने चाहिए। अगर हर कहीं जाने चाहिए 3, तो क्या डी अरेंजमेंट नहीं लगेगी उन 3 में, जो क्या होगी, D3 होगी। कितने बच्चों को D3 की वैल्यू याद है? इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया है मैंने, और मैंने कहा भी था कि 5 तक याद करना सारा काम हो जाता है। बताना मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3। यस, भावना बिल्कुल सही, किरण बिल्कुल सही, अनमोल, अनमोल शर्मा बिल्कुल नहीं, अनमोल शर्मा आप 4 वाला बता रहे हैं। D3 2 है, यस एब्सोल्युटली राइट भाई, जिन्होंने 2 बोला। आपके पास सारे केसेस आ गए। अब देखो बड़े ध्यान से,
हमने सही वाली अरेंजमेंट ले ली, हमने गलत वाली अरेंजमेंट ले ली। अब इनको कंबाइन करना है टोटल एक ही अरेंजमेंट। अब वो पहले वाले एक बच्चे का भी डाउट था, मुझे याद नहीं किसने पूछा था कि सर प्लस ही क्यों हुआ, माइनस के मल्टीप्लिकेशन ही क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, अभी कंबाइन कर रहे हैं हम टोटल अरेंजमेंट, तो 4 × 2 कितना होगा, अगेन 8 होगा। यहाँ पे भी प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चीज अलग नहीं हो रही, एक ही क्वेश्चन है कि 4 लेटर थे, 3 गलत जगह जाने चाहिए, एक सही जगह जाना चाहिए, तो वो एक ही चीज है ये अभी। तो वो अगेन फिर से मल्टीप्लिकेशन हुआ। प्लस कब होता, जब यहाँ पे का केस होता कि अच्छा एक सही जगह गया, 3 गलत गए। दूसरा केस होता 2 सही जगह गए, 2 गलत जगह गए, वो प्लस में होता। फिर तीसरा केस होता एक सही जगह गया, एक गलत जगह गया, बाकी सारे सही जगह गए, फिर वो अगेन प्लस होता। जब तक एक ही चीज का काम चला है, मल्टीप्लिकेशन ही होगी। तो हमारे पास कंडीशन निकल गई कि एक सही जगह गया, 3 गलत जगह गए, कितने हो गए तरीके, 8 तरीके। हमसे तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी 8, बट टोटल कितने तरीके थे अंदर जाने के लेटर के बॉक्सेस में, 24 तरीके। 8 तियां 24, 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए भाई, विल बी द सही जवाब। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पीजीटी लेवल के लिए भाई। इसमें एग्जामिनर ने क्या क्या चेक किया, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक कर लिया पूरा। इसमें एग्जामिनर ने आपका डी अरेंजमेंट कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। इसमें एग्जामिनर ने अपना ये वाला कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया। मतलब कहने का कि जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी से पीछे पढ़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, वो सारे इस एक क्वेश्चन में लग गए, वो सारे के सारे इस एक क्वेश्चन में लग गए। बस बात है अब इसको थोड़े से 1-2 बार और पढ़ने की, फिर ये याद रहने लगेंगे। आगे चलें। जैसे व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन नया है, पढ़ा जो है हमने उसी तरीके से है, लेकिन इसमें एक नया फार्मूला आपको लिखवाऊंगा, तो सभी कॉपी में नोट डाउन करो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। फिर से सुनो, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 3, ई पी एन फैक्टोरियल जब होगा हमारा, तो सुनना ध्यान से, फॉर्मूला बनेगा n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p² ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p³ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक, इस 100 से बड़ी नहीं होनी चाहिए वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मैं आपको क्वेश्चन जब करूंगा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मूला तो जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे बताया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन समझना। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, 3 की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, वट एवर इट इज, वट एवर इट इज। तो देखो, ई दिस इज अ प्राइम नंबर 3, एन फैक्टोरियल इज 100 फैक्टोरियल, कहाँ तक चलेगा, वट इज एन, 100/3, दिस इज नॉट अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। और आई होप यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूछूंगा भी आपसे। प्लस 100/3 का स्क्वायर 9 प्लस 100/3 का क्यूब 27 प्लस 100/3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81। अब इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि फिर 100 से बड़ा हो जाएगा, 3 3 9 3 27 81 3, कितना होता है 81 3, 343, 8 3 24, 243, वो बड़ा हो गया। हमें वहीं तक जाना है कि ये वैल्यू 100 से बड़ी ना हो जाए नीचे। अब देखो भाई, मुझे बताओ ये कितना आएगा, यहीं पे मुझे पता लग जाएगा आप सभी का कि कितने बच्चे इसको जानते हैं। आंसर आ चुका है कई बच्चों का, लेकिन बताओ मुझे यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे कितना लिखूं, 100/3। चंदन ठाकुर बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, चंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही। दिस इज 33.33, बट दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑलवेज टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, दैट इज 33 प्लस 100/9, 100/9, 11 9 99 प्लस 100/27 कितना होगा भाई,
27 कितना होगा, 87 के आसपास, प्लस और 100 डिवाइडेड बाई 81 1 कितना आएगा, 3 1 4 4 3 7 और 1 8 और 3 1 4 48 विल बी द सही जवाब। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, इट इज द 48। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। इस फॉर्मूला को लिख लें भाई सभी, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया। लिख लो उसको। फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। जैसे क्वेश्चन ये है एक और, इफ टो एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर एन एंड एन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। हाँ जी, बिल्कुल सही सपना जरियाल, दिस इज ओनली फॉर द प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन आता ही प्राइम नंबर के लिए है, तभी मैंने ईपी स्पेसिफिकली लिखा था, पी, दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्राइम नंबर ओनली, वो क्वेश्चन ही प्राइम नंबर के साथ आता है, ठीक है। इफ टो एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर एन एंड एन 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, देन द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ एन दैट आर डिविजिबल बाय 10 इज, दैट आर डिविजिबल बाय 10 इज, आंसर आ गया। रूपम का आंसर आ चुका है, दैट इज 60। चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे क्या है गिवन, देखो एन, क्वेश्चन को ना थोड़ा देखा करो ध्यान से, पूछा क्या है, 3 का स्केयर, 3 का स्केयर एंड 5 का 3, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछा क्या है। द नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज डिविजिबल बाय 10, अंतिमा चौहान, किरण चौधरी, रूपम चौधरी, आप क्वेश्चन, आपने चलो आंसर निकाल दिया, डिविजिबल बाय 10 कहाँ गया, व्हाट डू मीन बाय दैट दिस, कि दैट आर डिविजिबल बाय 10, कब कोई चीज डिविजिबल बाय 10 होगी, जब वो 10 का मल्टीपल होगी, कब कोई चीज 10 से डिविजिबल होगी, व्हेन दिस इज द मल्टीपल ऑफ 10, पहले कर तो लो 10 का मल्टीपल, यहां से 2 ले रहा हूं, यहां से 5 ले रहा हूं, तो 10 आ गया, इनटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, नाउ दिस इज द डिविजिबल बाय 10। अब होगा आपका काम आगे, अब किया जो आपने किया, इसके आगे का काम आपको पता था, दैट इज द 36, ऑप्शन नंबर बी। ये लाइन कहां गई आपकी, आपने आंसर सीधा निकाला, इसका भी तो कोई मतलब था, इसका भी तो कोई मतलब था। ये चीजें क्लियर होंगी जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने कहा ना फॉर्मूला सबको याद होगा, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं होता, थ्योरी पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, अगर क्वेश्चन भी कर लिए तो काम आसान हो गया। मेरा पॉइंट समझ गए आप, एमसी प्रैक्टिस से होता क्या है, ये चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता था, अगर फॉर्मूला पता होता 60 कर देते क्वेश्चन गलत, बट दिस इज द 36, याद रखना। रिपीट कर दूं, देखो क्वेश्चन क्या था, टू एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ एन, जहां पे एन गिवन है, डिवीजर पूछे थे, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, A1+1, A2+1, A3+1, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कंडीशन लगी थी, देन द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ एन, कि जो नंबर है, जो डिवीजर है एन के सामने, वो 10 के डिविजिबल भी होने चाहिए। तो 10 के डिविजिबल कब होंगे, जब 10 के मल्टीपल होंगे, तो पहले हमने इस 10 को साइड निकाल दिया वहां से, ताकि हमें पता लग जाए कि नाउ दिस डिवीजर आर द मल्टीपल ऑफ 10 या डिविजिबल बाय 10, तो इसलिए यहां से एक 2 लिया, वहां से एक 5 लिया, तो 5 2 10 को अलग किया, ताकि जिससे हमें साफ दिखे कि नाउ दिस इज द डिविजिबल बाय 10। फिर ये कंडीशन चेंज होगी, 2 की 3 और 3 की 2 और 5 की 2, फिर लगा आपका वाला फॉर्मूला जो आप सब ने बिल्कुल सही लगाया। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 7 की पावर 100 आर बाई, द लास्ट 2 डिजिट, हमसे पूछा है द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 7 की पावर 100 आर भाई, सोच समझ के क्वेश्चन होगा, कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, हमें नहीं पता कि लास्ट 2 डिजिट कौन है, लेकिन काम आसान है, काम आसान है,
सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बड़े ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक भाई, आ चुका है। निधि शर्मा कौन सा फॉर्मूला लगाया, फटाफट बता दो, फिर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं। बिल्कुल सही बोला आपने, 01, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। मुझे नाम दे दो। इट मीन्स आप अच्छे से समझ गए भाई, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी भाई। 7 की पावर 1, हाँ जी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। 7 की पावर 1 करके देखो, 7 की पावर 2 करके देखो, 7 की पावर 3 करके देखो, 7 की पावर 4 करके देखो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा 2401। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना बच्चों, नहीं होगा मैं फिर करवाऊंगा इसको, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा इसको, है ना। अभी मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन करवाने को हैं आगे। अभी इसका आंसर आ गया तो इसलिए अब मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, लेकिन कोशिश करना, कोशिश करना। हिंट मैंने आपको दे भी दी, हिंट मैंने आपको दे भी दी, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 7 की पावर 100 आर। हिंट मैंने आपको दे भी दी कि कॉन्ग्रुएंसी के साथ होगा और 100 के साथ। मतलब 7 की पावर 1 करके देखना, 7 की पावर 2 करके देखना, 7 की पावर 4 निकलेगा। इस तरीके से हिंट देखो, जो होता है 2401 के आसपास। ठीक है, 7 7 49, 7 343 में भी 2401 निकलता है, दैट इज मॉडुला 100। तो यही हमारे पास 011 बचता है। हिंट दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। इसको एक बार ट्राई जरूर करना सभी बच्चे, आसान है क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी x 2 मॉडुलो 3, x 3 कॉन्ग्रुएंसी 3 मॉडुलो 5 एंड x कॉन्ग्रुएंसी 2 मॉडुलो 7 हैज यूनिक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मॉडुलो। चुटकी में आंसर दे दो मुझे सभी। कर चुके हो आप ऐसे क्वेश्चन? 5, करो करो करो। 7, 5 और 3, 5 3 15 7 105। बिल्कुल सही जवाब है। किया है ना ऐसा क्वेश्चन हमने, जब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलो हमसे पूछें तो ये जो m1 m2 m3 है, सबसे पहले देखना कि इनका जीसीडी 1 है। इफ देयर जीसीडी इज 1, जो हमेशा जीसीडी 1 ही देंगे आपको, तो उन सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 7 गुना 5 गुना 3 भाई, जो कितना आएगा 105। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। ऑप्शन सी विल द सही जवाब। क्वेश्चन पिछला क्लियर नहीं हुआ भाई, पिछला मैंने किया ही कहा, आपको होमवर्क दिया, थोड़ा सोचना उसके ऊपर ना, थोड़ा दिमाग लगाना। नहीं होगा मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। अभी एकदम से क्यों सोच रहे हो आप ऐसे, होंगे क्वेश्चन अभी। टेक योर टाइम, आराम से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 की 5 540 वेयर 5 इज द आइलर टोसेंट फंक्शन। 5 540 कैसे क्वेश्चन किए भाई, कैसे क्वेश्चन किए, क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, क्योंकि प्राइम नंबर तो है नहीं। प्राइम नंबर नहीं है तो 540 के फैक्टर बनाओगे। 2 2 4, 7 2 14, 0, 2 1 2, 8 2 16, 5 2 10 का ठीक किया। 2 1 2, अच्छा गलत किया। 2 1 2, 3 2 6, 5 2 10। अब 3 से 4 3 12, 5 3 15, 3 से 15 3 45, 3 से 5 3 15 और 1 5 1, तो कितना बना 5 540। इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 की 3 और 5 का 1, तो कितना बना 540 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे अब, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे आपको देना था भाई। 2/3 एंड 4/5, तो 5 2 10 और 3 1 3, 3 1 3, 4 5 24, 8 3 24, तो 18 2 36 गुना 4, 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 144 का ऑप्शन है 144 का। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर है टोसेंट मेथड। अगर प्राइम नंबर होता देन -1 करते। बिल्कुल सही पंकज का जवाब, बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर है भाई। देखो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में नहीं आए थे पहले भी, बस तरीका पता होना चाहिए, इनकेस आ जाए तो अब करने के लिए फिर कैपेबल होने चाहिए। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल
जमा 100 टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12। भाई जब ये 12 से डिवाइड होगा, सीधा करवा रहा हूं, 1 जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल सो ऑन, ब्रैकेट लगाई मैंने। क्या देखो भाई, 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल कॉमन होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलो, 6 फैक्टोरियल आएगा, क्या 6 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल कॉमन होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब 4 फैक्टोरियल इसके बाद सभी में कॉमन आ जाएगा अप टू 100 फैक्टोरियल, अप टू 100 फैक्टोरियल। कितना बना, 3 2 6 7 8 और 1 9, 9 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यू। कि कुछ दिख रहा है आपको डिवीजन रूल हमारा? क्या कुछ दिख रहा है आपको कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड प्लस जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। इक्विलिसिड लेमा हमारा, या डिवीजन रूल जिसे कहते हैं। तो व्हाट इज अवर रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12? अब आप बोलोगे सर 12 से डिवाइड किया, अरे भाई 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 कॉमन लिया है यहां से, 12 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर ऐड होता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, 9 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे ये है 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 टू जार 4, तो क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू 2, वही तो काम किया, 4 फैक्टोरियल में 12 आता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 9 प्लस दिस इज अवर रिमाइंडर, वही कॉन्सेप्ट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है भाई, सुनना ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन देखना। ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब टॉपिक तो हमें दे दिया, लेकिन उसकी इतनी डीप थ्योरी से एमसीक्यू निकाला है। निधि शर्मा कह रहे हैं आपने, ठीक है मैं इनका ले लेता हूँ डाउट, आपने 4 के बाद ही क्यों लिया? तो भाई 3 में तो 12 आता नहीं है, 3 में क्या 12 आता, क्योंकि 12 से ही है, मैंने बोला डिवाइड बाय 12, तो 12 का कॉमन चाहिए। 1 में 12 आता नहीं, 2 में 12 आता नहीं, 3 में नहीं आता, 4 फैक्टोरियल में 12 आता है, 5 फैक्टोरियल में 12 आता है, 6 फैक्टोरियल में 12 आता है, इसलिए 4 फैक्टोरियल के आगे लिया गया। आ जाओ अब ध्यान से सुनो सभी इस क्वेश्चन का। आपका पीजीटी का जो पैटर्न है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब नॉलेज चेक करेंगे और आंसर 1 सेकंड में, और ये पता होना जरूरी है भाई। इफ d is equal to gcd of am, the linear congruency क्या है, ax is congruent to b modulo m। सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, किसका सॉल्यूशन होगा लेकिन कब? बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे बात ध्यान से सुनना। जब हमारे पास इस तरीके से b मोडुलो m लिखा जाता है, नंबर 1 इसका मतलब होता है कि दिस m डिवाइड द डिफरेंस ऑफ दिस ax माइनस b, ये होता है। दिस m डिवाइड दिस ax माइनस b, ये हमारा होता है। ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं। लेकिन यहीं पे एक कंडीशन होती है कि अगर ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, दिस इज आल्सो इंप्लाइज ax माइनस एम वाई इज इक्वल टू b भी होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ax माइनस एम वाई इज इक्वल टू b। देखो इस m के साथ y लगाया और वहां पे b लगाया, इस इक्वेशन का नाम होता है डायोफेंटाइन इक्वेशन। ये बहुत डीप बहुत टफ क्वेश्चन है, डायोफेंटाइन इक्वेशन। नहीं याद रहेगा किसी को कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर याद करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि अगर ये कंडीशन होती है, जैसे पहले हमने ये पढ़ी फिर हमने ये पढ़ी, तो ax माइनस एम वाई इज इक्वल टू बी होता है, इसको बोलते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन। अगर ये होता है तो ये भी होल्ड करता है, और जब ये होल्ड करता है बच्चों सुनना बड़े ध्यान से, जब ये होल्ड करता है और यहां पे अगर हमें ये गिवन हो कि जीसीडी ऑफ दिस एम इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई है, जैसे डी दी गई है, जैसे ए एक्स माइनस एम वाई, और यहाँ पे अगर इसकी जीसीडी दी गई है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर,
वो तभी सेटिस्फाई करता है अगर ये इस बी को डिवाइड करे। अगर इन दोनों का जीसीडी इसको डिवाइड करना चाहिए, और वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, जो x यहां पे है ना वही y वहां पे है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है डायोफेंटाइन इक्वेशन की, ये है ऑप्शन नंबर बी कंडीशन हमारे पास, दैट इज डी डिवाइड्स बी। सिंपल याद रखना। ये तो मैंने देखो आपको डायोफेंटाइन इक्वेशन में भी लेके गया, जीसीडी में भी लेके गया। मैंने पहले सोचा था कि मैं सीधा आंसर बताऊंगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर जीसीडी ऑफ ए एम द लीनियर कॉन्ग्रुएंसी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इनका जीसीडी इस बी को डिवाइड करना चाहिए। मतलब जो जीसीडी आया ना वो इस बी को डिवाइड करना चाहिए, इस ए और एम का जो जीसीडी होगा वो इस बी को डिवाइड करना चाहिए, ये याद रखना। ये था मेन आंसर इसका। लेकिन मैं जानबूझ के आपको इस इक्वेशन में भी लेके गया ताकि आपका ध्यान में ज्यादा फोकस यहाँ पे करूं। जब ध्यान आपका ऐसे खींच लिया, अब इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं आप, अब इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली जोर दिया इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो मैं ऐसे भी रखूं क्वेश्चन, अब आपको पता है भाई क्या होगा। अब इसकी जगह कुछ भी लिख दें तो आपको पता है कि भाई इनका जो जीसीडी था वो इस बी को डिवाइड करना चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकलता है। ऐसे जब चीजें याद रहती हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकलते हैं इनके। और ये याद अब आपको कब रहेगा, जब आप दोबारा इस क्लास को देखोगे या आपने लिख ली है मेरी बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n be a positive integer if phi n is equal to n by 2, then n must be the form of a prime number, a power of 2, an odd number या power of 3। कि कब phi n n बटे 2 होगा, किस केस में होगा। हमने आइलर फंक्शन सीखा, ठीक है, टोसेंट मेथड सीखा, किस केस में था ये भाई, किस केस में था, एक ही केस है ये वाला। क्या प्राइम नंबर था? जी नहीं, प्राइम नंबर में तो p-1 होता है। ये कौन सा केस है? दिस इज द ओनली वन केस दैट इज द पावर ऑफ 2। अब आप बोलोगे कैसे सर? 4 2 का स्क्वायर तो व्हाट इज 5 4 कितना आया? 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 4 इंटू 1 बाई 2 दैट इज 2, दैट इज इस n का आधा, दैट इज इस n का आधा। आप 8 कर लो, 2 की पावर 3, 8 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 8 इंटू 1 बाई 2 दैट इज द 4, उस 8 का आधा, 8 बाई 2। एक ही केस थे, दैट इज द पावर ऑफ 2। आप 5 ले लो, 5 का केस नहीं होगा, 3 ले लो, 3 का केस नहीं, सिर्फ 2 के केस में बटा 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 के केस में ही 1 माइनस 1 बटा 2 हमेशा 1 बटा 2 होता है, और पीछे वो n वाली वैल्यू होती थी। क्लियर क्वेश्चन? यस और नो चाहूंगा आप सभी बच्चों से। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां तक? बोलो। n बटा 2 क्यों? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टोसेंट मेथड अगर उन्होंने देना होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं देंगे, वो ये देंगे करने को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। समझे मेरी बात आप? वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देंगे करने को आपको, क्योंकि उनको इससे आइडिया लगता है कि बच्चे को टोसेंट मेथड आ भी रहा है निकालना या नहीं। उन्होंने डीप नॉलेज चेक कर लिया भाई। उन्होंने नहीं दिया आपको 5 40 आपको नहीं दिया सॉल्व करने को, 5 सॉल्व नहीं दिया करने को। उन्होंने सीधा ये पूछा कि 5n बताओ, n बटा 2 किस केस में होता है? हमेशा जब 2 हो पावर के, पावर ऑफ 2 हो, क्योंकि 1 माइनस 1 बाय 2 ही हमेशा बटा 2 होता है। ये है फर्मेट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना, क्या हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 20 मॉडुलो 11। सुनना इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 20 मॉडुलो 11। 2 रेज टू द पावर 20 मॉडुलो 11। पहचान कैसे होगी ऐसे क्वेश्चनों की? जब आपको यहां पे प्राइम दिखेगा, पहचान करना बता रहा हूं, ये है मैथमेटिकल इक्वेशन। जब आपको, हाँ जी आंसर आपका आ चुका है, यहां पे प्राइम दिखेगा, बड़े ध्यान से देखना, प्राइम दिखा
और पीछे आप ए की पावर प्राइम में बनाओगे। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ए 2 की पावर 11 माइनस 1 मोडुलो 2 की पावर 11 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11। मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, मैंने क्या लिखा मोडुलो 11 को, 2 की पावर 11 माइनस 1, तो ये बना 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11। अब मैंने कहा ना, यहाँ पे तो हम जो मर्जी छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 2 की पावर 10 से 20 बनाने के लिए गुना 2 कर दो ऊपर, यहाँ पे भी 2 कर दो, तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11। और ये 1 क्या था हमारा, रिमाइंडर होता है, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछे 2 की पावर 20 मोडुलो 11, दैट इज द 1 ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगाई, ये इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई थी। पहचाना होगा कैसे, इस प्राइम नंबर से। और इसके पीछे आपको ये देखना है कि इस प्राइम कहीं यहाँ पे माइनस इसके मल्टीपल में आ जाना चाहिए, तो वो 1 देगा, और ऐसे क्वेश्चन जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आएंगे भाई। इज दैट क्लियर? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो सुनो, आपके एग्जाम में ना ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनके मैंने आंसर लिखे हैं, जो एज ए असाइनमेंट आपको दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज ट्रू। हमने जो पढ़ा उनमें से सही है, तो इनका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्मेट थ्योरम, अभी जो मैंने करवाई वो हो गया। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं कि एफ एन इज अर्थमेटिक फंक्शन एंड एफ एन इज सेड टू बी कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। कौन सा आंसर सही होगा, कौन सी कंडीशन है, जो आपको डायरेक्ट देखने हैं क्वेश्चन। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जो आपने थ्योरी पढ़ी, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने कैलकुलेशन वाले आपको करवाए, जिनके अब डायरेक्ट आंसर आपको देखने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। जैसे ये था पिजन होल प्रिंसिपल, कि n आइटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन m कंटेनर, दैट एट लीस्ट 1 कंटेनर मस्ट कंटेन बोथ b एंड c भाई। ठीक है, तो ये वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये था वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n फॉर एनी इंटीजर ग्रेटर देन 2। ये थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए इसका यहाँ पे सोल्यूशन डाला हुआ है। जब आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर निकलेगा उसकी थ्योरी से, तो ये पढ़ने हैं आपको, ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन है भाई, जिनके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसी से निकाले हैं जो आज हमने थ्योरी पढ़ी। और ये इंपॉर्टेंट है। बोलो, इनको पढ़ोगे, यस और नो, जो पीडीएफ मिलेगी, बताओ फटाफट सभी बच्चे, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा आज की। ठीक है, अब सुनना ध्यान से इस बात। बहुत अच्छा, आपको पता लगा आपको होमवर्क क्या मिला। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसके बाद ना, जितने भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके की पॉइंट्स भी बनाए हैं, कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो वो भी पढ़ना। देखना स्क्रीन के ऊपर आएंगे अभी, ये देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे की पॉइंट्स एक साथ। मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद देखो, पिजन होल प्रिंसिपल के सारे पॉइंट एक साथ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन डी अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन एक साथ। ये थी वो वैल्यू D1 D2 D3 D4, रिवीजन करने के लिए ये जरूर पढ़ना। उसका डिजिबिलिटी एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, ये था वो फार्मूला जो हमने किया था कॉन्ग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक है, हाँ, मतलब आपके रिवीजन करने के लिए आइलर फाइव फंक्शन जो हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो ये इनके की पॉइंट्स भी इस पीडीएफ में मैंने डाले हैं। तो मतलब अभी तक जितना हमने काम किया ना, उससे रिलेटेड देखो न्यूमेरिकल तो हमने किए, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए इस पीडीएफ में डाल दिए। आफ्टर दैट रिवीजन करने के लिए पूरे पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स, देखो मेन बॉइल तो है कि आपको की पॉइंट्स ही याद होने चाहिए, थ्योरी का कुछ नहीं है। की पॉइंट्स के फॉर्मूला याद होंगे, क्वेश्चन होगा, और इन की पॉइंट्स के ऊपर इन एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ये अगर आपने कर लिया ना, तो आज हमने जितने 5-7 सब टॉपिक किए वो सारे टिप्स के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ का पूरा फायदा उठाना। ठीक है,
ये बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, इनको पढ़ना। और हाँ भाई, जब एक पूरा टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं सोच ही रहा हूँ कि बहुत कंटेंट है ये, एक दो छुट्टी आपको पक्का दूंगा मैं। जैसे हम पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे अलजबरा, तो एक दो तीन दो छुट्टी आपको कन्फर्म मिलेगी, ताकि आप पूरे उसको रिवाइज कर सको। ऐसा ना हो अलजबरा पढ़ा, एनालिसिस पे गए, रियल एनालिसिस पे पीछे का साफ हो गया। और ये हो सकता है साफ अगर पढ़ोगे नहीं। वो आपको आई होप आज आइडिया लग गया होगा, जितना कंटेंट हमने पढ़ा और जब उसके एमसीक्यूज हमने किए। क्लियर यहाँ तक सारी चीज़ें बच्चों? बोलो। अच्छा लगा जितना आज हमने काम किया? कुछ ना कुछ समझ आया? मैं नहीं कहता कि भाई पहले दिन सारा समझ आ जाएगा, नहीं भाई, ये टफ चीज़ें हैं। 3-3 4-4 बार देखना पड़ेंगे तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ सर, कुछ तो क्लैरिटी मिली। हो सकता है कुछ चीज़ें सर के ऊपर से गई हो, नो डाउट, मैं मानता हूँ जा सकती हैं भाई। वाक़ई टफ चीज़ें हैं, जा सकती हैं सर के ऊपर से। लेकिन एक आइडिया लगाओ कि हाँ भाई, ठीक है भाई, कुछ तो गया, कुछ तो समझा। और जब 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें और अच्छे समझ आएंगे। और हर क्लास आपकी ऐसी ही रहेगी भाई। जो बच्चे कहते हैं कि टाइमिंग क्या है, मैंने पहले ही कहा टाइमिंग नहीं होगी। जितना कंटेंट लेकर आऊँगा वो सारा ख़त्म करके जाऊँगा। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी इन चीज़ों की, ठीक है? चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही। कुछ टाइम के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल पैनिक ना करें। अभी शुरुआत है, टफ लग सकती हैं चीज़ें, धीरे 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 बेस बनेगा। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा कल आपसे 9 बजे फिर से नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम जी। गुड नाइट।